नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों देखिए, अब 7 चरणों के मतदान हो गए हैं। एग्जिट पोल भी हमारे सामने आ गए हैं। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल एकदम सही है? क्या ये एग्जिट पोल एकदम सटीक है? क्या उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल जो दे रहे हैं, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटों के आसपास दे रहे हैं, 62 से 66 सीटें एनडीए को दे रहे हैं, तो क्या यूपी का यह आकलन सही है? पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से यहाँ पर एग्जिट पोल में नंबर्स दिखाए गए हैं, उसके पीछे की कितनी सच्चाई है, कितने सटीक है, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, अब ये एग्जिट पोल आ गए हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि ये तो भाई मोदी जी का एग्जिट पोल है, उनका है। अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर ट्वीट किया और लंबा चौड़ा एक क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की। तो सबसे पहले आपका आकलन क्या है, आपका विश्लेषण क्या है इस एग्जिट पोल पर? देखिए, इस एग्जिट पोल को लेके जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, देखिए कुछ ने तो मान के चलिए कि बीजेपी को अगर वो 12, 13, 14 सीट कई सारे लोगों ने अगर विपक्षी गठबंधन को दिया, सोच लीजिए बड़ी कृपा की है अनुज जी, क्योंकि कई बड़े चैनलों ने तो वो संख्या 73, 72 पहुंचा दी है। 2014 की स्थितियां भी बना दी है यहाँ पे। जी जी जी। तो ये मैं कल से, पता है कि मैं लगातार अलग अलग चैनलों के डिबेट डिस्कशन में मैं शामिल होता हूं, और कल से मैं सभी जगह पे प्रांगण में मैं घूम ही रहा हूं। वहां पे ऑफ द रिकॉर्ड लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ये एग्जिट पोल सही होंगे। इसलिए राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उस बात में दम नजर आ रही है। क्योंकि एक चैनल में हमें बताया गया कि वहां पे उत्तर प्रदेश में काफी कम संख्या दिखाया जा रहा था। एग्जिट पोल तैयार करने वाले ने बताया कि हमने यहाँ पे 31 सीट दिखाई थी विपक्ष के लिए, लेकिन जब वो आंकड़ा वहां पे चैनल के एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखा गया तो वो हड़कंप मच गया कि भाई ऐसा कैसे दिखा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। उस संख्या को आनन फानन में फिर घटा के जो है कि कम कर दिया गया। तो कम से कम 2-3 जगह से सीधे ऑफ द रिकॉर्ड में लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये स्थितियां हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये देखा है, न्यूज चैनल में हम लोगों ने भी देखा है, अच्छा खासा समय बिताया है, तकरीबन 15-16 साल आपने तो न्यूज चैनल में काम किया है। अनुज जी, आपके साथ तो देखिए लंबा समय हमने भी आपके साथ डिबेट, टीवी चैनलों के डिबेट का भी भरपूर आनंद लिया है अनुज जी। बिल्कुल। तो उस अंदर के इन्वायरमेंट को आप भी जान रहे हैं। लोगों का सीधे ये कहना है कि भाई मोदी जी को देखिए, उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई मोदी जी को जाते जाते मोदी जी को नाराज क्यों करना। अगर मोदी जी रह गए तो फिर मोदी जी से भी दुश्मनी। दूसरे खेमे से उनका मानना है कि वो तो हमें पहले ही विलेन के रूप में देखा जा रहा है दूसरे खेमे में। कम से कम एक खेमा पकड़ के रहना चाहिए, तो वो एक खेमा पकड़ के हैं। तो इसलिए आप उसमें दर्शकों को 4 जून का बहुत गंभीरता से इंतजार करना चाहिए। चूंकि हम लोग, अगर आप देखिए पश्चिमी यूपी से ही आप शुरू करें हम लोग, आप बताइए मेरठ को ही लेके आप ले लीजिए। मेरठ को मैं इसीलिए आपसे बात करना चाह रहा था कि आपका एग्जिट पोल, आपका आंकड़े क्या कहते हैं, आपका आकलन क्या है? देखिए, हम लोग पहले चरण से शुरू करते हैं। हम पहले चरण से जो सीटें हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। 19 अप्रैल को जो पहला चरण हुआ था, मैं सीटों के नाम बताऊंगा और इसमें से आप बताइएगा, और ईमानदारी से राहुल जी बताइएगा कि कौन कौन सी सीटें फंसी हैं और कौन कौन सी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। इससे एक मोटा मोटा आकलन लगेगा दर्शकों को। ठीक है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो तो हमने देखा है। जो भी आकलन करता है वो प्लस माइनस। देखिए, कांटे के मुकाबले का जो टक्कर है, मान लीजिए कहीं पे कोई 10,000 15,000 वोटों से हार जीत हो रही है अनुज जी, तो वो सीट कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन ये गारंटी कि ना कांटे के मुकाबला का हर सीट बीजेपी के ही खाते में डाल लेना। ये थोड़ा सा जायज नहीं लगता है, गले से नीचे नहीं उतरता है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, यहाँ पर चुनाव हुए थे। तो आपको क्या लग रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में कि ये कहां कहां पर कांटे की टक्कर है और कौन सी सीटें इंडिया में आ रही है, कौन सी सीटें एनडीए में जा रही है? करते हैं कांटे की टक्कर का स्थिति कह लीजिए, या मैं उसको कांटे के टक्कर में रखूंगा। अच्छा ठीक है, ये कहीं जा सकती है, आप ये कह रहे हैं? हाँ कहीं, लेकिन कैराना का मामला इकरा हसन की स्थिति मजबूत है वहां पे। अच्छा, तो इकरा हसन जीत रही हैं, वो उनकी स्थिति, हाँ वो कैराना में वो मान लेने में कहीं कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। लेकिन अब सहारनपुर के मामले में चलिए हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो कांटे के टक्कर में है उसे। हाँ। मुजफ्फरनगर, संजीव बालियान की सीट फंसी है। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की सीट बिल्कुल फंसी हुई है, और हरेंद्र मलिक वहां पे आगे चल रहे हैं। क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में 3 बार वहां पे उसमें विजिट मैंने किया है मुझे। तो देखिए, वहां पे जाटों के वोट भी बटे हैं,
मलिक वाला जो समूह है, चूंकि वो हरन मलिक को मिले हैं, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, वही वो जगह है जहां पे संगीत स्वामी के विरुद्ध जो एक तरह से पार्टी के भीतर का जो इनफाइटिंग है, जिसने कि एक तरह से पूरे प्रदेश में एक स्वरूप लिया राजपूत विरोध का, वो मामला यहीं से देखिए, कहने के लिए तो शुरू हो रहा है गाजियाबाद के टिकट कटने से, लेकिन मूलतः उसके जड़ जो है वो सारे वो यही संजीव बालियान के सीट से ही छुपा हुआ है अनुज जी। हाँ। अच्छा, बिजनौर किधर जा रही है, फंसी हुई है क्या? बिजनौर को चलो फंसे हुए में हम लोग मान लेते हैं उसे, कि अभी उसको फंसे हुए श्रेणी में रखा जाए उसे। हाँ, वो 50-50 मामला है या फिर 60-40 60-30 मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, वो उतना ज्यादा जैसा इकरा हसन का दिख रहा है वैसा वहां पर वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, नगीना चंद्रशेखर कुछ कमाल करेंगे क्या? चंद्रशेखर कमाल कर सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि वहां पे उन्होंने लड़ाई अच्छी खासी लड़ी है, और वोटों का देखिए उनका उन्होंने एक तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ एक समझौता वाली स्थिति भी रही थी, वो फील्ड में वो चीजें दिखी भी थी। हालांकि आकाश आनंद को आने को लेके आकाश आनंद ने उस समय आकाश आनंद जो है कि प्रचार भी किया था वहां पे, तो लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि बीएसपी, लेकिन अंततः वो चंद्रशेखर की स्थिति ठीक है वहां पे, उसको आप गड़बड़ नहीं कर सकते। रुचि वीरा मुरादाबाद के देखिए सीटों पे रुचि वीरा बिल्कुल सुरक्षित है अनुज जी, रुचि वीरा में कहीं कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है, क्योंकि देखिए जिन सीटों पर मैं गया हूं वहां पे तो एकदम वो आंखों देखी वाली हालत है। मैं मुरादाबाद और रामपुर, देखिए रामपुर सीट की स्थिति की तुलना में किससे करना चाहूंगा, उसकी तुलना आप मथुरा सीट से कर लीजिए अनुज। मथुरा में हेमा मालिनी जीत रही है, लेकिन वो जीत रही है, लेकिन लोग उनको वोट जो दे रहे थे वो दुखी होकर वोट दे रहे थे, और वोट प्रतिशत भी काफी कम था। यानी अगर विपक्ष की तरफ से अच्छा कैंडिडेट होता तो अच्छा से चला जाता। वही चीज ये उस समय ये चर्चा आई थी कि वॉकओवर सा दे दिया है विपक्ष ने मथुरा सीट पर, मथुरा सीट पे दिया है। लेकिन जो बीजेपी के वहां पे जो लोग थे मथुरा में, वो चाहते थे कि कोई विपक्ष अच्छा कैंडिडेट दे दे, तो वो अंततः हेमा मालिनी को भी लोग दुखी भी थे, वोट किया है। रामपुर सीट पे वही स्थिति रही है अनुज जी। कैसे देख रहे सर? खाली मैं रामपुर पूरा कर दूं, रामपुर को लेके अनुज जी लोगों में कंफ्यूजन है कि वहां पे आजम खान ने जो विद्रोह की बिगुल बजाई और जो तमाम तरह की चीजें हुई, वो चिट्ठी आई उनकी समर्थन की, तो उसके बाद से लोगों ने क्या किया, देखिए लोग वहां दुखी जरूर थे इस पूरे प्रकरण से, लेकिन लास्ट में वोटिंग के समय पे, और आपको ध्यान होना चाहिए उस समय ईद का समय भी था अनुज जी, बिल्कुल सारे लोग देश प्रदेश से जो दूर दूर के लोग थे सब आए हुए थे, और उन लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं छोड़िए, अगर हम लोग दाएं बाएं कुछ भी करेंगे फिर भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाएगा, इसलिए वैसे सिचुएशन में वोट जो है वो एकमुश्त दे दिया जाए, समाजवादी पार्टी के खेमे में दे दिया जाए। लेकिन खुश होकर उन्होंने वोट नहीं किया, वो नाराजगी के साथ थे, जो स्थिति वहां बनी थी वो उससे खुश नहीं थे। सर पीलीभीत आखिरी सीट पहले चरण की, पीलीभीत पे क्या लग रहा है, वरुण गांधी का कुछ इफेक्ट दिखेगा? इफेक्ट दिखेगा, इसलिए मैं इसको पीलीभीत जैसा जगह जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान सुगम्य जगह रहा है, इसको मैं कांटे के टक्कर वाले स्थिति में रख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए भगवत शरण गंगवार को अनुज जी वहां पे टिकट भी दिया है समाजवादी पार्टी ने, और एक तरह से उन्होंने आपको याद होगा संतोष गंगवार की बगल में टिकट कटी है बरेली में, बिल्कुल, तो वो कई तरह के फैक्टर रहे हैं यहाँ पे, तो ये उस सकता है। ठीक है सर, दूसरा चरण अमरोहा की बात करें तो दानिश अली कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? दानिश अली सही चुनाव लड़े हैं, सही लड़े हैं, देखिए अलग अलग रिपोर्ट है, लेकिन दानिश अली की स्थिति सही है, तो वो आप कांटे के टक्कर, हाँ उनको आप उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, अरुण गोविल मेरठ तो वो बिल्कुल हारने ही वाले हैं, आप ये जान लीजिए कि एक चैनल पे ये कल घटना घटी अनुज जी की, अरुण गोविल को हारा हुआ दिखा दिया गया, कहीं से फिर कोई फोन आता है और अंतिम में फिर उनको जीतता हुआ दिखाना पड़ गया है, टेलीकास्ट हो गया है। हाँ, ये टेलीकास्ट हो गया है। अब वो जो चीजें आ गई रिकॉर्ड में लोगों अनुज जी दुनिया ने देख ली कि पहले चैनल ने प्रसारित किया कि अरुण गोविल हार गए, जो प्रसारित भी हुआ, और उसके बाद फिर बाद में आ गया कि नहीं अरुण गोविल जो है कि वो जीत गए। तो ऐसे तो जीत और हार ऐसे हो रहा है। देखिए कारण है वहां पे 4 लाख जो है कि दलित आबादी है, वहां पे 5 लाख मुस्लिम की संख्या है वहां पे। देखिए अतुल प्रधान को टिकट देते तो वो दलित वाला सेक्शन उनके साथ नहीं आ पाता, सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया, वो कहानी। और ये तो उनका दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन है वहां पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज
अरुण गोविल जी की अपनी कहानी। हाँ, अपनी कहानी। भाई वो बहुत 2 भारी बजे है। जो लोग हम लोग रात्रि विश्राम करते हैं, वो हम्म। दोपहर विश्राम करते हैं अनुज जी। वो दोपहर 2 बजे उनका विश्राम, दोपहर विश्राम का समय शुरू हो जाता था। तो हाँ, मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो 2 बजे के बाद उनको आराम करना है, वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे दोपहर में। तो वो बिल्कुल। अपने ढंग से भगवान राम की तरह ही रहे, वो जनता के हम्म। सामने पैदल नहीं गए, वो झुके नहीं। तो उनकी कहानियां में बहुत सारे रोचक मोड़ रहे वहां। अच्छा, बागपत किधर जा रहा है? बागपत आरएलडी ने चुनाव लड़ा है यहाँ से, किधर जा रहा है? बागपत कांटे के टक्कर में फंसा हुआ जगह है अच्छा। ये। हाँ, बागपत पे आप ये नहीं कह सकते कि जो है कि आरएलडी है यहाँ पर और आरएलडी के समर्थन से, और बागपत में आरएलडी को हराने में विपक्ष का जितना योगदान नहीं है, उससे ज्यादा योगदान बीजेपी के भीतर के लोगों का भीतराघात है उसमें अनुज। तो वहां पे हालांकि बाद में अमित शाह वगैरह ने काफी प्रयास भी किया था कि एक तरह से भीतराघात को खत्म भी किया जाए वहां पे। तो कई तरह की चीजें हुई, और उसमें आपको ध्यान भी होगा कि वो जब ये फेज के इलेक्शन चल रहे थे तो आपको याद होगा कि मेरठ में जब इनके साथ कैसा व्यवहार हुआ था, जब वो उसमें यहाँ पे प्रधानमंत्री के हल को बड़ा आखिरी हिस्सा को किसी तरह से छुआ था इन्होंने, जयंत चौधरी ने। तो जयंत चौधरी को लेकर कई तरह की कहानियां थी उसमें के चुनाव में। तो इसलिए वो सीट, जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं वो तो आरएलडी का गढ़ वाला जगह है, वहां पे क्या ही दिक्कत है, तो वैसी बातें नहीं है, वो फंसी हुई सीट है। फंसी हुई सीट है सर। गाजियाबाद बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं गाजियाबाद लोकसभा सीट को। वहां पर डॉली शर्मा ने अच्छा चुनाव लड़ा है, लोग कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। गाजियाबाद में देखिए डॉली शर्मा काफी शानदार चुनाव लड़ी है, और यहाँ पे वही वो जगह है जहां पे कि राजपूतों को लेकर विरोध का वो तगड़ा स्वर रहा कि जब इनका टिकट बदला गया भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जनरल वीके सिंह का, तो उसको लेके फिर तो ये अब यहाँ पे मामला यही है अनुज जी की बहुत बड़ा सा गैप था यहाँ पे। यानी कि जनरल वीके सिंह जो चुनाव जीते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोटों के अंतराल से गाजियाबाद का सीट वो जीते थे। बिल्कुल लेकिन ठीक बात है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूं, दो घटनाओं का, चूंकि मैं गाजियाबाद रह रहा हूं, 2022 में जब गाजियाबाद में दोपहर 12 बजे तक वोटिंग काफी कम हुई थी, तो मैं घर में ही था, तो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता अचानक से एक्टिव हो गए विधानसभा चुनाव के दरमियान में, और लोगों को पकड़ पकड़ के फिर नीचे जो है कि वो बूथ पे ले गए। इस बार मतदान काफी धीमा रहा, और कोई भी कार्यकर्ता किसी को भी समझाने के लिए नहीं आया अनुज जी। जो 2 साल में मैंने ये बड़ा अंतर देखा इस सीट के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सुसुप्तावस्था में रहे। लेकिन हाँ, ठीक है कि अब वो जो गैप का मामला है, बस उसी मामले के कारण एक कंफ्यूजन, क्योंकि डॉली शर्मा के उन्होंने काफी उनका चुनाव प्रचार भी आक्रामक था, उनको वोट भी बहुत तगड़े मिले, लेकिन वो जो गैप है बड़ा सा, उसकी भरपाई कितनी होगी वो एक देखने वाला चीज होगा। इस सीट पे बस वही गैप ही एक संकट है यहाँ। हाँ, गौतम बुद्ध नगर क्या कहता है सर? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है ये सीट। गौतम बुद्ध नगर में दिक्कत नहीं है ज्यादा। वो देखिए वहां पे पार्टी के भीतर फाइटिंग थी, लेकिन अंतर जो हाई राइज सोसाइटी है, बिल्डिंग्स है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मध्यम वर्ग में समर्थक हैं। इसलिए अनुज जी उस बात से मैं सहमत हूं कि गौतम बुद्ध नगर जो है, देखिए हम लोग तो निष्पक्ष मूल्यांकन कर रहे हैं ना भाई, जो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है वो निकाल रही है, ले जाइए अपना सीट, आप लेके चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मथुरा तो आपने बता ही दिया है कि हेमा मालिनी जीत रही, भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। अलीगढ़ में सर क्या दिखाई दे रहा है? मौजूदा सांसद जो है उनके लिए कैसी हवा है? नहीं, अलीगढ़ की स्थिति अच्छी नहीं है अनुज जी। वहां पे इस जगह से देखिए, यहाँ से कहीं कहीं आपको अब टीम इंडिया का जो अलग अलग समीकरण है, अलग अलग रूप है, वो अलीगढ़ और अलीगढ़ कब से मामला अगले चरण में होते हुए एटा को भी प्रभावित करना शुरू कर देगा। एटा में कल्याण सिंह के बेटे बिल्कुल हारते हुए दिखेंगे, वो तो बिल्कुल। और अलीगढ़ का मामला भी फंसा हुआ मामला है अनुज, इसलिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो समाजवादी पार्टी ने जो टिकट देना शुरू किया ना वहां से, उसमें अब आपको वो उसका प्रभाव, सोशल जस्टिस का, वो सोशल इंजीनियरिंग का वो प्रभाव दिखना चालू हो जा रहा है इस जगह। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आ जाइए सर संभल, आ जाइए संभल। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वहां सिंपैथी वोट भी है और मुस्लिम वोट भी है, तो संभल निकल रही है इंडिया गठबंधन की, लग रहा है। संभल में कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए संभल में आप अगर देख लीजिए, जो वहां से जो गुलाबो क्या नाम है उनका, जो मंत्री भी है राज्य सरकार में, गुलाब देवी, कोई देवी, वो हाँ गुलाब देवी का जो विधान, हाँ चंदौसी से, चंदौसी बीजेपी का गढ़ रहा, और वहां पे वोटिंग प्रतिशत सबसे कम रहा वहां पे, यानी कि बीजेपी के लोगों में उत्साह नहीं था। और आपको याद होगा
कि संभल में खूब वीडियो वायरल हुए थे, मुस्लिमों के ऊपर खूब लाठीचार्ज हो रहे थे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसके बावजूद भी उन लोगों ने जम के वोट किया। तो संभल में कोई किंतु परंतु की स्थिति बिल्कुल नहीं है अनुज। आगरा में एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा उन्होंने, तो आगरा की सीट निकल रही है क्या? आगरा का तो देखिए, जो हालांकि कई सारे लोगों ने बताया वहां पे, क्योंकि स्थिति जो है कि वो कांटे की टक्कर का है, लेकिन मैं उसे आगरा सीट को मैं बीजेपी के संदर्भ में ही मानूंगा कि वो हाँ, वहां पर हमें सपा की तरफ से कदम साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि जूता व्यापारी हैं शायद। अचानक से उनका नाम आया तो लोगों ने कहा कि भाई ये नाम तो कहीं दौड़ में था भी नहीं, और बघेल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वो अच्छा चुनाव लड़ा भी होगा उन्होंने, ठीक है, ये बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। आप फतेहपुर सीकरी की बात करें तो क्या वो फंसी हुई है? फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस आगे है। देखिए, वो गैपिंग को पूरा कर, हाँ, फतेहपुर सीकरी में जो वहां पे प्रियंका गांधी का रोड शो होता है, वहां पे बहुजन समाज पार्टी का वो जो अभी मैं कैंडिडेट का नाम भूल रहा हूँ अनुज जी, और जो सेना के रिटायर्ड है, वो उनको टिकट दिया गया है, बिल्कुल साधु संत की तरह जीवन शैली है उनकी। तो वो फतेहपुर सीकरी की स्थिति बदल गई है। वो सीट आप कांग्रेस के खेमे में आप डाल सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु वाली चीज नहीं। अच्छा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, ये 3 सीटें सपा के खाते में डाल दी जाए? बिल्कुल डाल दी जाए। बहुत सारे लोग बदायूं पे किंतु परंतु कर रहे हैं, हमें वो किंतु परंतु नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए बदायूं बहुत लंबे समय से जो है वो लंबे पीरियड से शिवपाल यादव उसको बदायूं का मोर्चा संभालते रहे। तो एक समाजवादी पार्टी के रामगोपाल और शिवपाल यादव की लड़ाई के संदर्भ में लोग बदायूं को फंसा रहे हैं, लेकिन हमें वो फंसती हुई वो स्थितियां नजर नहीं आ रही। यादव परिवार की 5 सीटें बिल्कुल सुरक्षित, आंख कान मूंद के उसमें मुहर लगा दीजिए। ठीक है, ये 5 सीटें तो सुरक्षित हो गई हैं। एटा की आप चर्चा कर रहे थे सर, एटा में क्या खेल हो रहा है? देखिए, एटा में खेल यह है कि वहां पे साकी को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। हाँ हाँ हाँ। तो एटा की स्थिति में, और वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काफी हाई है। लोध वोटर्स तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन लोध वोटों के अतिरिक्त बाकी सारे लोगों का ध्रुवीकरण, केंद्रीकरण जो है वो समाज विपक्षी गठबंधन के खेमे में जो है कि अनुज जी हो गया है वहां पे। इसलिए एटा की स्थिति वो एकदम क्लियर स्थिति है। वहां पे कोई ज्यादा किंतु परंतु की स्थिति मुझे नहीं दिख रही। एटा सीट इंडिया गठबंधन के खेमे में। अच्छा, शाहजहांपुर की स्थिति क्या दिखाई दे रही है सर? शाहजहांपुर एक तरह से हमें लग रहा है कांटे के टक्कर वाली स्थिति में उसको अनुज जी रख लीजिए उसको। ठीक है, कांटे की टक्कर है। हाँ। खीरी की अगर हम बात करें, खीरी में अजय मिश्र टैनी जो है वो लोग मानते नहीं है, लेकिन अजय मिश्र टैनी वहां पे फंस गए हैं अनुज जी। हाँ, अजय मिश्र टैनी को जो है कि वो कांटे की टक्कर की स्थिति में वहां पे अजय मिश्र टैनी जो है वो फंसे हुए हैं उस जगह पे। ये अब 4 तारीख को देखेगा कि अगर ये सब चीजें होती हैं। मैं कांटे का टक्कर मान रहा हूं, क्योंकि उनका अपने ढंग से अलग सा प्रभाव है उनका उस क्षेत्र में, जो विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा भी है अनुज जी। लेकिन मैं वहां खुद नहीं गया हूं, लेकिन जो लोग वहां पे गए हैं, मित्र लोग, उन लोगों से पूछा, बोला कि वो राहुल जी वो सीट एकदम चौंकाने वाला, सूचना देने वाला है। उन्नाव का क्या लग रहा है आपको? अनुटंडन का? अनुटंडन की स्थिति मजबूत है। साक्षी महाराज की स्थिति जो है कमजोर है। साक्षी महाराज ने अपने स्थिति को कमजोर करने में अपने बड़बोलेपन का जो है कि उनका बड़ा इसमें कह लीजिए कि एक उनकी अपनी स्थिति है, वो नाराजगी उन्होंने खुद से ही उत्पन्न किया है अनुज जी। और अनुटंडन के साथ देखिए स्थिति, एक चीज समझने की स्थिति है, अनुटंडन क्षेत्र में हमेशा लगातार सक्रिय रही है। वो उस जगह पे बनी हुई रही, वो सांसद रही नहीं रही, वो वहां पे बनी हुई रही है। इसका लाभ अब होता है ना कि आप जमीन पे लगातार काम कर रहे हैं, तो वो उस संदर्भ में अनुटंडन की स्थिति जो है वो मजबूत स्थिति है। और अनुटंडन को लेके देखिए वो 1,85,000 वोट जो है वो कांग्रेस से 2019 में भी अपने बल पे उन्होंने 2019 में भी वोट लाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोच के देखिए कि 2 लाख वोट, लगभग 1,85,000 पौने 2 लाख वोट वो 2019 में भी अनुटंडन लाई है। तो आप इसी से आप समझ सकते हैं। और देखिए 2009 में वो सांसद बनी वहां पे, तो 9 से 14 का पीरियड तो रहा ही, लेकिन 14 से 24 तक भी वो कभी पर्दे से गायब नहीं हुई, उस जगह नहीं हुई। ये बात अनुटंडन के लिए कहा जाता है कि वो जो है समाज सेवा बहुत करती आई हैं, भले सांसद रही हो या ना रही हो, जो मुसीबत में दिखता था तो उसकी मदद जरूर करती है अनुटंडन।
और दूसरा चीज क्या है अनुज जी कि जो बीएसपी के प्रत्याशी थे यहाँ पे अशोक पांडे, जी ये मामले को कोई त्रिकोणात्मक नहीं बनाया, तो सब 1-to-1 वाला ही सीट है। 1-to-1 वाला ही सीट है। बिल्कुल। अब उन्नाव से हमारे पास भी काफी रिपोर्ट आई है। इटावा की बात करें तो भाई साहब क्या लग रहा है इटावा में? अब कटेरिया साहब की सीट फंस रही है क्या? ना, उनकी सीट फंस रही है, फंस रही है। कटेरिया साहब की सीट फंस रही है, और यहाँ पे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है इस समय। तो आप इटावा के मामले में भी आप सोच के देखिए कि स्थिति कैसे तेजी से, ये मैं देखिए एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे चुनाव ये आगे बढ़ा है, हाँ। वो अब स्थिति बदलनी जो है ना, आपको वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। हाँ। बिल्कुल। और जिन सीटों पर अब हम आ रहे हैं उसकी तस्वीर बड़ी 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 रोचक होती दिखाई दी, चुनाव के बीच भी, चुनाव के दौरान भी, और आज भी। अगर हम लोग आकलन कर रहे हैं इन सीटों का तो समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे चुनाव आगे बढ़ा है और कैसे कैसे चेंजेस आए हैं पूरे चुनाव में। बिल्कुल सही अनुज जी। अभी अभी ये मोहनलालगंज का क्या लग रहा है भाई साहब? मोहनलालगंज जो लखनऊ से सटी हुई सीट है, और वहां पर हाँ अनुज लोग जी कह रहे हैं देखिए, कि लखनऊ का प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं देखिए एक चीज जान लीजिए, लखनऊ में तो राजनाथ सिंह 100% सुरक्षित है, आराम से। वो उत्तर प्रदेश में 2 ही सीट ऐसा मैं मान रहा हूं कि एक बनारस और एक लखनऊ, जहां पे बीजेपी कह सकती है कि हम सम्मान के साथ हम इलेक्शन जीत रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लखनऊ का वो प्रभाव बगल के मोहनलालगंज में नहीं पड़ रहा है अनुज जी। तो इसलिए ये एक बीजेपी के लिए सोचने वाला मामला है। देखिए अगर कुछ मार्जिनल वोट से वो जीत जाए अलग बात है, हमें संभावना नहीं लग रही इसकी। लेकिन बीजेपी में जो लोग एक एक सीट पे इतना दांव पे चलते हैं कि अगर जौनपुर सीट कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए, जितनी कसरत चाणक्य साहब ने एक सीट पे कर डाली, और लग रहा था दूर से ऐसा कि वो एक एक सीट के लिए पूरा जो है कि वो कसरत कर रहे हैं, वो मोहनलालगंज वगैरह। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी हाई रहा है यहाँ पे अनुज जी। एक तरह से लोगों में नाराजगी काफी ज्यादा रही है। ये हाँ नाराजगी रही है यहाँ पे। आप टीम इंडिया को एकदम बढ़त कह सकते हैं मोहनलालगंज में। और ये कंट्राडिक्शन है। बताइए। मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए कितना शानदार कंट्राडिक्शन है कि लखनऊ एकदम राजनाथ सिंह सुरक्षित, और मोहनलालगंज भाई लखनऊ ग्रामीण कह लीजिए उसे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और वहां पर तस्वीर दूसरी दिखाई दे रही है। सर फैजाबाद की बात करें हम, मैं क्या कर रहा हूँ, हर चरण से जो सीटें हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं अब कि भाई कितना फंसी हुई दे रहे हैं। हाँ फैजाबाद बहुत चर्चित सीट रही है, आपको पता ही है। देखिए अब वहां पे इन्होंने जो टिकट दिया अखिलेश यादव ने, फिर मैं कह रहा हूँ वो टिकट उन्होंने काफी शुरुआत में दे दिया। अखिलेश यादव जी के टिकटों के 2 श्रेणी को देखिएगा अनुज जी। उसमें तो टिकट बहुत तेजी से बदल रहे हैं वो, जैसे मेरठ में टिकट लगातार बदलते रहे, 3-3 टिकट बदल दिए। यहाँ पे भी जो है कि टिकट वो बदल रहे थे, नोएडा में भी, और बहुत सारे जगह टिकट बदल रहे थे। लेकिन कुछ जगह टिकट ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं बदला है, जैसे इकरा हसन का टिकट, इकरा हसन खुद ही बता रही है कि बहुत पहले तय हो गया था, उनके नाम को जयंत चौधरी ही आगे बढ़ाए उस सीट पे। जयंत चौधरी से गठबंधन टूट गया, लेकिन इकरा हसन को टिकट वहां पे मिली पाई, किंतु परंतु की स्थिति नहीं हुई। यहाँ पे अवधेश जी को भी टिकट इन्होंने काफी पहले दे दिया उस जगह पे। और लल्लू सिंह की स्थिति, अब देखिए लल्लू सिंह को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी गड़बड़ है वहां पे। जिस अयोध्या के विकास की लंबी लंबी बातें की जाती हैं, उससे अयोध्या वासी खुश है कि नहीं है, इसको जानने का प्रयास, या उसको लेकर बीजेपी के लोग कितने संवेदनशील रहे। हर डिबेट पे हम लोग जाते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता यही तर्क देते रहते हैं कि अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या में जो है कि रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो गया, और उसके बावजूद लल्लू सिंह वहीं पे फंस गए। और अवधेश जी की स्थिति मजबूत है वहां पे। और ये बीजेपी के राम मंदिर को दूसरा झटका मैं मानता हूं। पहला झटका मेरठ में, और दूसरा झटका मेरठ का झटका, मेरठ में तो देखिए कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है, वहां पे एक बड़ा गैप होगा। यहाँ पे मैं कांटे के टक्कर में अवधेश जी को मैं बढ़त दे रहा हूं इस जगह पे। यहाँ पे बढ़त में, और ये अपने आप में बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि अयोध्या फैजाबाद में ही वो चिराग तले अंधेरे वाली स्थिति क्यों आ गई। ठीक बात है। सुल्तानपुर की सीट फंसी है क्या मेनका गांधी की, आपको लग रहा है ऐसा? सुल्तानपुर की सीट फंसी है। वो देखिए जिस तरह से, देखिए वो पिछले बार भी अनुज जी ज्यादा वोटों से नहीं जीती थी, 14,000 वोटों से जीती थी वो, जो मुझे ध्यान में आ रहा है, वो 14,000 वोटों से जीती थी। और वो कौन थे, किससे जीती थी? वो सोनू सिंह से जीती थी वो। और वो बीएसपी से आ गए, वो अचानक से 4 दिन पहले ही आ चुके थे यहाँ पे।
और जो निषाद जी हैं, रामभुवल निषाद, जो उनके सामने में प्रत्याशी, उन्होंने चुनाव काफी अच्छे से लड़ा है। हालांकि उन्होंने प्रयास पूरा किया। वो मेनका गांधी ने ना तो राम मंदिर का मामला उठाया, बीजेपी के ध्रुवीकरण के सब मामलों से दूर रही वो। उन्होंने प्रयास ये किया कि उनके पर्सनल छवि के आधार पर वो मुस्लिम वोटों में संधमारी कर लें वो। तो ये सीट एक तरह से कांटे के टक्कर के मुकाबले में मैं मानूंगा, जो मेनका गांधी आराम से जीतने वाले जगह पे दिख रही थी, वो सीट उनकी फंसने वाली सीट में कन्वर्ट हो गई अनुज जी। और इसलिए फिर मैं कहूंगा, बीजेपी का लंबा, इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन से, आप सोच के देखिए 1 जून तक चुनाव हुआ है, हीट वेव से कितने सारे सरकारी कर्मचारी जो है कि वो उनकी बीमार हुआ, और कुछ लोग तो देखिए अलग अलग बिहार और यूपी का जोड़ दीजिए आंकड़े, कई लोग उसमें जो है कि अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। तो इस स्थिति में इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रही है। क्यों कराया चुनाव? और बीजेपी को भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सीट की और चर्चा करेंगे। सीटें तो बहुत है, लेकिन अब देखिए घोसी सीट की अगर हम बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी ना। मैं तो देखिए यहाँ पे घोसी को लेके मैं सीधा मानना है मेरा कि अरविंद राजभर इलेक्शन, कई जो सुभाषपा पार्टी के अंदर की कई लोगों ने बताया कि ये अपना सीट बदलवाना चाह रहे थे। इन्होंने ये कहा भी कि भाई वो सीट पे बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा कर ले, हमें जो है कि वो सलेमपुर का सीट दे दीजिए आप जो। अच्छा, सलेमपुर जाना चाह रहे थे। ये सलेमपुर जाना चाह रहे थे कि तो यहाँ ये सीट पे वो फंस गए हैं। एक सीट उन्होंने लिया है और भारतीय जनता पार्टी में अपने सिंबल पे वो लड़ रहे हैं। ये सब तो उनकी उपलब्धि वाली बात हो गई, लेकिन उस जगह पे उनका संघर्ष दूसरे तीसरे नंबर के लिए है। पहला नंबर जो है राय साहब के लिए, वो काफी मजबूत रहा है उनका मामला। और देखिए गाजीपुर के मामले को लेके कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। और जितने सारे ये जो क्या कहते हैं एग्जिट पोल भी आए, उसमें गाजीपुर को सब लोग जो है तो वो समाजवादी पार्टी को दे रहा है अधिकांश एग्जिट पोल उसको। तो गाजीपुर का मामला बिल्कुल क्लियर है। चंदौली का मामला जो है कि वो भी आप इसी खेमे में, इधर वाले हिस्से में आप डाल सकते हैं। इंडिया गठबंधन में जो पूर्वांचल के ये सारी सीटें हैं लास्ट के समय के, इन हिस्से में तो आप गोरखपुर फंसी हुई सीट है वो। नहीं, मैं तो राहुल जी ये कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि अमेठी में जो है यहाँ पर मामला फंसा हुआ है, कांग्रेस यहाँ पर सीट नहीं निकाल पाएगी अमेठी। क्या इस बात में दम दिखाई दे रहा है क्या आपको? मुझे देखिए अमेठी का बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा अनुज जी। अमेठी में 2 बार गया और दोनों बार स्थिति बिल्कुल अलग पाया। एक तो अमेठी उसमें गया जब वहां पे पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा था कि भाई गांधी परिवार से टिकट चाहिए, और केएल शर्मा को टिकट मिलने के कारण अमेठी में मायूसी और रायबरेली में खुशियों का वहां लड्डू बच रहे थे वहां पे अनुज जी, कांग्रेसी खेमे के भीतर। लेकिन मेनका गांधी ने उसके ये करीबन 6 मई के आसपास में गया होगा उस समय, और फिर 14-15 मई के आसपास फिर गया हूं। तब तक में पूरा माहौल बिल्कुल चेंज था वहां। तो वो अमेठी में केएल शर्मा को चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए जिस केएल शर्मा को कमजोर समझा जा रहा था, वो तो पता चल रहा है कि देखते ही 4 लोगों का नाम लेके जो कि लोगों को बुला ले रहे हैं। उनको पता है कि कौन कहाँ रह रहा है, नहीं रह रहा, इतना लंबा समय व्यतीत किया है उन्होंने। तो इसलिए, और प्रियंका गांधी ने मेहनत काफी की है जी वहां। और उनका सभा देखिए, जो छोटी छोटी सभा उन्होंने की है, वो बड़े नेताओं के एक पक्षी सभाओं के तुलना में अलग है। वहां पे जनता शिकायत भी सुनाती है, तो वो वन वे ट्रैफिक नहीं होता, वो मन की बात वाली बात नहीं है। स्मृति ईरानी यहाँ से सीट हार रही है, आपको ऐसा लग रहा है? स्मृति ईरानी, मैं कल से सारे चैनलों में लड़ाई लड़ रहा हूँ कि स्मृति ईरानी, मैं नहीं मान रहा कि वो जीतने जा रही है। इस चीज को लेके चैनल में जब ये डिबेट शुरू होता है तो एंकर से लेके बीजेपी के प्रवक्ता से लेके जितने सारे एक्सपर्ट होते हैं सब टूट पड़ते हैं मेरे ऊपर। मैं समझ सकता हूँ राहुल जी, बिल्कुल। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए डिबेट पे कई बार जो है हम देखते हैं कि सामने से किस तरह से प्रहार किए जाते हैं, कौन कौन सी बातें निकाली जाती हैं। तो आपके हिसाब से 30 सीटें मैं मान के चलूं कि इंडिया गठबंधन में आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, और बहुत आराम से, और 50 सीटों के आसपास पे सिमट रही है बीजेपी। मैं कह रहा हूँ ये देखिए क्या होता है ना कि ये न्यूनतम मैं कह रहा हूँ अनुज जी, कि कम से कम किसी भी हालत में 30 सीट तो कम से कम इस खेमे को आना ही चाहिए। देखिए जब ये गठबंधन बना था मैं उस समय मानता था कि अगर ये गठबंधन 2019 के रिजल्ट को रिपीट कर दे तो ये गठबंधन को मैं सफल मानूंगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में अगर इन्होंने
बीजेपी को 64 पे रोका, तो अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन इसे 64 पे रोक दे, मैं उसे सफल मानूंगा। उसमें मेरी अपेक्षा इतना ही था यहाँ पे। लेकिन आज जब पूरा चुनाव खत्म हो गया, मैं मानता हूं कि कम से कम 30 सीट, लेकिन ये 30 सीट जो कांटे के टक्कर वाले सब हैं, अगर वो इधर आ जाए कि ये 40 भी पहुंच जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन 30 सीट तो कम से कम। तो हम इसको 30 से 35 मान सकते हैं क्या राहुल जी? ना बिल्कुल 30 से 35, हाँ 30 से 35 आराम से माना जा सकता है। और इधर 45 से 50 के बीच में इनको मान सकते हैं कि भाई 45 से 50 एनडीए जीत सकता है। अब यहाँ पर अब हम टोटल अगर हम आ जाए तो पूरे देश में, और आप क्या आंकड़ा लगा रहे हैं कि कितनी सीटें आ सकती हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मोटे तौर पर? देखिए, हमें लग रहा है कि जो अलग जगहों से जो नुकसान हो रहा है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी नुकसान की स्थिति में जाते हुए मैं इंडिया गठबंधन को, इनको बहुत आराम से, हमें लग रहा है कि ये 240, 50, 60 इस आंकड़े में कहीं कहीं आराम से रहेंगे, कम से कम इस वाले जगह पे। देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग तो 295 का आंकड़ा दे रहे हैं। 295 राहुल गांधी ने आज ही बोला है 295। उन्होंने बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बैठक जैसे हुई है तब उन्होंने भी कहा था, तो वो जो आंकड़ा है वो कोई बहुत दूर। देखिए, जमीन अगर इस तरह से बदल रहा है, क्योंकि देखिए इसी तरह की स्थितियां बिहार में है। मैंने राजस्थान का काफी भ्रमण किया है। देखिए, राजस्थान में भी कम से कम 10 सीटों के आसपास का नुकसान इन्हें हो सकता है, 5 सीट का नुकसान। खुद जो है कि गृह मंत्री अपने मुंह से स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे 5 सीट का नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में गया हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है अनुज जी, तो वहां उनको ज्यादा नुकसान होने की, फग्गन सिंह गुलस्ते अपना जो है कि जो है वो अपना सीट हार सकते हैं, लेकिन वहां पे ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, तो मैं वहां नुकसान होते हुए नहीं देख रहा हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो तमाम वहां के जो पत्रकारों से बातचीत हो रही है, तो वो लोग बता रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी काफी आक्रामक होकर चुनाव लड़ रही है, वहां पे नुकसान की स्थिति में है। महाराष्ट्र में बड़े नुकसान की स्थिति में। तो ये मैंने जो संख्या बताई, एग्जिट पोल में भी देखा कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की हालत पतली है, टाइट है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि 240-50 तो कम से कम मैं कह रहा हूं, ये अगर ये लोग अगर 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसे पार करना भी बदलते हुए परिस्थितियों में, ऐसा नहीं कि कोई आश्चर्यजनक वह स्थिति है कि टीम इंडिया के लोग 272 के जादुई आंकड़े को नहीं पार कर सकते। माहौल अगर नीचे बदलता है तो फिर चीजें काफी तेजी से बदल जाती हैं। हाँ, यही एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर भारत में जो अलग अलग जगहों पे जीत की स्थिति रही है अनुज जी, वो आंकड़े और वो बड़े अंतराल रहे हैं उसमें कई जगहों पे। तो वो एक अंतराल का जो मामला है कि ये हो सकता है कि कई जगह पे कि विपक्ष काफी ऊपर जाए और लास्ट में जो है कि वो कुछ हजार वोटों से बीजेपी जीत जाए, लेकिन अंतराल भी हर चुनाव। देखिए, ये हम लोग जब ट्रेडिशनल वे से सोचते हैं, कहते हैं कि हर हमेशा हम पीछे से तुलना करते हैं, तो पीछे से तुलना करते हैं तो ये भी चीज हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि 2019 में पुलवामा जैसे बड़े मुद्दे थे, इसलिए वहां पे लोकल कैंडिडेट कोई मायने नहीं रख रहा था अनुज जी। और दिल्ली की स्थिति ले लीजिए, दिल्ली में हमने खुद जो है कि देखा है कि 2 जगहों पे मैं काफी सघनता से गया हूं। चांदनी चौक के हिस्से में मैं गया हुआ था, वहां पे मैंने देखा है अपने से कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। कन्हैया कुमार वाले स्थिति में जो है कि वहां पे हमें कन्हैया कुमार की स्थिति मजबूत दिख रही है, क्योंकि जो पिछले बार के चुनाव में जहां पे मनोज तिवारी को 1 लाख वोटों की बढ़त मिली थी तिमारपुर विधानसभा सीट से, वहां पे वोटिंग प्रतिशत और बुराड़ी में भी उनको अच्छा जो है कि वोट मिला था दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली में। उन दोनों जगहों पे अनुज जी की वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, जबकि कम से कम 4-5 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पे कि 90% वोटिंग कन्हैया कुमार के लिए हुआ है। बताइए, सीलमपुर वगैरह जो तमाम एरिया है वहां पे 90% वोटिंग सीधे सीधे कन्हैया के लिए हुए हैं। तो कन्हैया को पूर्वांचल का 28% आबादी, और उसमें उनको कम से कम लोगों का यह मानना है कि 10% भी अगर पूर्वांचल के लोगों में वो संगवारी कर देते हैं तो आसानी से काम हो जाएगा, जबकि पूर्वांचल के वोट लगभग 50-50 बढ़ गए हैं वहां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। हालांकि एग्जिट पोल कुछ भी कहें, राहुल लाल जी बता रहे हैं कि 250 सीटें देश में, हम मान के चलें कि 250 सीटें आ रही हैं, और कम से कम 250 सीटें आराम से आ रही हैं, और करीबन 35 सीटें हम मान के चले, 30 से 35 सीटें
आपको इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। खैर देखना होगा राहुल जी कि अब क्या होगा 4 तारीख को। ये ज्यादा दिन का समय बचा नहीं है और कुछ घंटे अब यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी घंटों की, कि कुछ घंटों बाद जो है रिजल्ट हमारे सामने होगा। बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से विश्लेषण करने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ।